एवरीवन, तो क्या आपको भी यही लगता है कि भाई इनऑर्गेनिक से ज्यादा रटने वाला सब्जेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता? क्या आप वही हैं जो पूरे साल केवल इसी डर से इनऑर्गेनिक से भागते रहते हैं कि भाई इसमें बहुत रटना पड़ेगा और मैं इतना क्रैम नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, रहने देता हूं, लास्ट में करूंगा? क्या आप वही हैं कि जिसने इनऑर्गेनिक को यह सोच के टाल दिया था कि भैया लास्ट के 4 महीने में ही इसका नंबर आएगा, कितनी बार भी अब इसे रिवाइज कर लूं मुझे इसके ऑर्डर ट्रेंड याद नहीं रहने वाले? तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करे हो बच्चों। माय नेम इज सोनाली मलिक, योर ओन केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड दिस इज योर चैनल नीट एल्केमी बाय अनअकैडमी। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सरलता से, बहुत आसानी से एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में याद कर सकते हैं, और जिससे आप जो है बेटा हमारे नीट एग्जाम के अंदर इनऑर्गेनिक में फुल मार्क स्कोर कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि नीट के अंदर अप्रोक्सीमेटली बेटा केमिस्ट्री में 15 से लेकर 17 क्वेश्चंस तक आते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 68 मार्क्स। ठीक है भाई, तो काफी ज्यादा वेटेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होल्ड करके रखती है। बच्चों, जब आप बायो से इतना प्यार करते हैं, है ना, आप हर एक चीज बायो में क्रैम करने को तैयार हैं, तो फिर इनऑर्गेनिक से इतनी नफरत क्यों होती है? आई एग्री, बायो में हम चीजों से, प्लांट से, एनिमल से कोरिलेट कर सकते हैं। यहां थोड़ा कोरिलेट करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बेटा अगर आप इसे एक अच्छे ऑर्डर में, एक कंसेप्चुअल मैनर में, जैसे मैं आपको बताने वाली हूं, पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली ये आपका जो फुल स्कोर है अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक करेक्ट अप्रोच पता करनी पड़ेगी, एक करेक्ट सीक्वेंस पता करना पड़ेगा जिसमें आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करें। अगर आपने करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चैप्टर ऑबे नहीं करा तो डेफिनेटली आपको इनऑर्गेनिक को समझने में बहुत मुश्किल होगी। जहां आप समझ सकते हैं वहां आपको रटना पड़ेगा और आप अपना इंटरेस्ट फिर से लूज करने लगेंगे। ठीक है, तो क्या ऑर्डर है बेटा? सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हिच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आपको बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अगर आप पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, जिसमें से पहला टॉपिक है बच्चों क्वांटम नंबर, राइट। दूसरा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको एटलीस्ट 30 तक, एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक सारे एलिमेंट्स की अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। इसी के साथ साथ बेटा आपकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जैसे sp,d,f, उनकी शेप्स का आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया होना चाहिए। इतना भी आइडिया अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से ले लिया है तो आगे चल के आपके लिए सारे चैप्टर्स को कवर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बेटा सबसे पहला चैप्टर जो आपको इनऑर्गेनिक का करना है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड देन केमिकल बॉन्डिंग। यहां पर आप बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप ऑलरेडी ही बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आइडिया ले लेते हैं, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है आपके पी ब्लॉक के अंदर, आपके डी ब्लॉक के अंदर, राइट। एट द सेम टाइम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम बहुत सारे ट्रेंड्स ऑलरेडी कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है बेटा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, कुछ टीचर्स उसको ऑलरेडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में करवा देते हैं, तो फिर बेटा ये चैप्टर्स काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं आपके लिए, राइट। तो इसकी एक अच्छी खासी नॉलेज आपको यहां पर सबसे पहले ले लेनी चाहिए बेटा। पहला चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से करोगे, शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन में प्रो हो जाओगे, और आगे चल के जब पी ब्लॉक में काफी सारे कंपाउंड्स की तुमको ये सब निकालना पड़ेगा, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, राइट। इसी के साथ साथ एक छोटा सा रफ आइडिया बेटा रिडॉक्स रिएक्शन का भी ले लेना। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में तुमको कुछ नहीं तो बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के बेटा जब ब्लॉक केमिस्ट्री आती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं निकालनी। ओके, राइट। फिर बेटा तुम जंप कर सकते हो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा
इनफैक्ट काफी सारी लाइंस जो पहले तुम एनसीईआरटी रटते थे अब वो तुमको समझ आने लगेंगी तो डेफिनेटली रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, राइट। उसके बाद तुम अप्रोच करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, और सबसे लास्ट में तुम अप्रोच कर सकते हो सॉल्ट एनालिसिस को। काफी रट्टाफिकेशन है, राइट, लेकिन हाँ लास्ट में करना तो पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर भी बेटा हमारे 2 सवाल आए हैं यहां से। ठीक है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये एक परफेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर हो गया चैप्टर्स का जिनमें हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। अब उसके बाद है कि भाई एक पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है। सपोज पहला चैप्टर अगर मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लिया है तो मुझे कैसे अप्रोच करना है उसको। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको आपका चैप्टर कंप्लीट करना है। 4 महीने रह गए हैं, ठीक है। तुम लोग भागते हो 1 शॉट्स की तरफ, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन ये है तुम लोगों के लिए कि एटलीस्ट 2 चैप्टर्स, पहला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेटा, दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग। हो सके तो डिटेल लेक्चर्स कर लेना। क्लियर है बेटा, राइट। तो सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसके बाद मेक श्योर अपने नोट्स साइड बाय साइड तुम बनाते चलो। उसके साथ साथ बेटा एक बार नोट्स बन गए है ना, थरली पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज करो। और बेटा इनऑर्गेनिक में तुमको कंसिस्टेंटली रिवीजन देना पड़ेगा। अब वो रिवीजन तुम कैसे मैनेज करते हो वो तुम पे है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठ के हमेशा ही रिवीजन करते हैं इनऑर्गेनिक का एवरीडे पीरियोडिकली, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं 3-3 दिन के इंटरवल पे, कुछ बच्चे करते हैं हफ्ते के इंटरवल पे। तो तुमको खुद डिसाइड करना है कि भाई तुम्हारी कितनी ज्यादा क्षमता है, कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है, क्या तुम्हारा वर्किंग स्केड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग तुमको पीरियोडिकली रिवीजन करना ही पड़ेगा, राइट। चलिए इसके बाद बेटा थर्ड स्टेप है बेटा आपका PYQ। अब मैं ये क्यों बोल रही हूं कि भाई PYQ करो, जब तुम PYQ करोगे ना बेटा तो उससे तुमको आइडिया लगेगा कि भाई तुमने जितना पढ़ा है नोट से क्या वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। ठीक है बेटा, राइट। एक तो इसलिए PYQ हमें करने बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा रीजन होता है बेटा कि इनऑर्गेनिक में ना हमको एनसीईआरटी एक बार थोरोली पढ़नी पड़ती है। और एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए, क्या हमें करना है, क्या हमें स्किप करना है, वो हमें तभी पता चलता है जब हम PYQ कर चुके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी यूजलेस लाइंस भी होती है जब हम SPD ब्लॉक करते हैं, राइट। तो कौन सी लाइन स्किप करके किन पर ज्यादा ध्यान देना है उसका आइडिया तभी लगता है जब अच्छे से PYQs करते हैं। तो स्टेप 3 है PYQ। ओके बेटा, उसके बाद बेटा फोर्थ स्टेप है आपका एनसीईआरटी रीडिंग। ओके, अब एनसीईआरटी रीडिंग कैसे करनी है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप्स तो आप अच्छे से कर लोगे, दिक्कत आपको इस चौथे स्टेप्स में आएगी जो आपको कंप्लीट मार्क्स लाने से रोकेगा। तो अभी मैं आपको यही बता रही हूं कि भाई कैसे जो है आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। देखिए अगर मैं बात करूं हमारे इनऑर्गेनिक की, तो बेटा यहां पर हमारे जितने भी चैप्टर्स है ना, सॉल्ट एनालिसिस अभी के लिए हम स्किप करते हैं क्योंकि हम ज्यादा फोकस हमारे 5 चैप्टर्स पर भी आपको बता रहे हैं। सॉल्ट एनालिसिस एंड में होगा, इस चैनल पे मैं आपको कराऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो अगर मैं 5 चैप्टर्स उठा लूं अपने, तो बेटा ये 2 सेट्स में डिवाइड होते हैं। 3 चैप्टर्स है हमारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स, जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एज वेल एज केमिकल बॉन्डिंग। ये तीनों हमारे कंसेप्चुअल में आ जाते हैं। और 2 चैप्टर्स हैं रट्टाफिकेशन वाले यानी थ्योरेटिकल चैप्टर्स, जो कौन है बेटा, P ब्लॉक है हमारा, D and F ब्लॉक है ना। अब यहां पर आपको एनसीईआरटी को चाटना होगा, मतलब जैसे बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो ना लाइन बाय लाइन, बेटा इनमें वैसे ही एनसीईआरटी पढ़नी होगी। बट मैम व्हाट अबाउट योर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, इनको कैसे अप्रोच करना है? देखो भाई मैं बिना प्रूफ्स के बात नहीं करती, ठीक है। कैसे अप्रोच करूं मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को? जब तुम नोट्स करोगे ना बेटा, अच्छे 1 शॉट्स करोगे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, नहीं तो तुमने पक्का कहीं ना कहीं पेड बैच ले रखा होगा, तुम इतने समझदार होते हो, है ना। तो तुम अपने नोट्स जब कंप्लीट कर लेते हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। लेकिन फिर भी मैं बच्चों को बोलती हूं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी पढ़ो। क्यों पढ़ो बेटा? क्योंकि यहां पर ना आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उठ के आते हैं। और क्वेश्चंस कहां से आते हैं बेटा? आपके ग्राफ से आ गए, आपके टेबल से आ गए, जो आपके ट्रेंड्स दे रखे होते हैं वहां से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, है ना, वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ये ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ से अगर मैं
इस ग्राफ के ऊपर ओवरऑल ऑर्डर लिख लूं आयनाइजेशन एनर्जी का और उसको पीरियोडिकली रिवाइज करता रहूं। रीजन मेरे को नोट्स में पता चल जाएगा कि भाई लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, उसमें बेटा हमारा बोरॉन बेरिलियम में पेनिट्रेशन इफेक्ट लग जाता है इसलिए बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा हो जाएगी, या फिर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी फुली फिल्ड हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन अगर आप बार बार इसको देखते रहोगे बेटा तो आपके दिमाग में सेट होता रहेगा। आप मानोगे नहीं, यही क्वेश्चन आपका नीट 2024 में आया था। आपको जो है बेटा इन सारे एलिमेंट्स में ऑर्डर बताना था किसका, आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। तो जिन भी बच्चों को ये चीज आती थी उनके लिए बेटा बहुत ज्यादा आसान हो गया था। वैसे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है, राइट, लेकिन बेटा जिन बच्चों ने ये सब करा था उनके लिए ये क्वेश्चंस केक वॉक बन गए थे, राइट, ठीक है। इसी के साथ साथ लास्ट ईयर ही देखिए आपके नीट में एक और सवाल आया था क्या, कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर इन एलिमेंट्स को अरेंज करना था। भाई अब एनसीईआरटी ने डायरेक्ट पॉलिंग स्केल के बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है, तो क्या करो भाई, इसी टेबल के ऊपर एक ओवरऑल ऑर्डर लिख लो। अगर आपने इस ओवरऑल ऑर्डर को लिख लिया तो भाई ऐसे क्वेश्चन तो आपके पक्के हो गए ना। Am I clear? तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ज्यादा फोकस ग्राफ्स पे, टेबल्स पे, ट्रेंड्स पे करना है आपको। क्लियर कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक साइज जो है लेफ्ट टू राइट हमारा डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है ना। तो जैसे ये टेबल्स दे रखी है इन सारी टेबल्स पे आपको बहुत 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 फोकस करना है और हर एक टेबल के ऊपर ओवरऑल ऑर्डर और ट्रेंड लिख लो, सवाल यहीं से आएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा हमारी आती है ब्लॉक केमिस्ट्री। मैम ब्लॉक केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करेंगे मैम, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर खोले हुए हैं हमारे पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 16 का केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला पैराग्राफ। आपको बेटा यहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है, इसी के साथ साथ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन स्टिक करनी है, मार्क करनी है, हाईलाइट करनी है। और अगर आपको लगता है कि आप उस लाइन को शॉर्ट में ऊपर नीचे लिखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी एनसीईआरटी का क्लिप है ना, तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने मार्क कर लिया कि भाई -2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है, क्योंकि वो हमारी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो टॉप टू बॉटम हमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो ऐसे एलिमेंट जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखे उनका ट्रेंड भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। तो पोलोनियम -2 एग्जिबिट करता ही नहीं है, मैंने मार्क कर लिया। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन जो है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बस इस कंपाउंड्स में दिखाता है, मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है। उसी के साथ साथ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, मैंने साइड पे लिख लिया, मार्क कर लिया यहां पर। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी एनसीईआरटी को मार्क करना है बेटा। एम आई क्लियर एवरीवन? परफेक्टली क्लियर और नॉट? जल्दी से जरा इस बात को बता दो, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए यही जो सवाल है ना, अगर आपने अच्छी एनसीईआरटी रीडिंग करी हो तो आपको समझ आ जाए। सवाल था कि भाई कौन सा ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 16 में जो -2 नहीं दिखाता। भाई साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है यार, कौन नहीं दिखाता, पोलोनियम नहीं दिखाता, तो सीधा सीधा टिक हो जाता है बेटा, सीधा सीधा, ठीक है। उसी तरीके से बेटा, उसी तरीके से हमारा एक और सवाल था जो एनसीईआरटी रीडिंग पर बेस्ड आया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल आया है डीएनएफ ब्लॉक से, ये पैराग्राफ है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो अनायंस का ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। तो इस पैराग्राफ्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस है मैंने मार्क कर रखी थी मेरी एनसीईआरटी से, और आप मानेंगे नहीं कि भाई इंपॉर्टेंट लाइंस पर ही बेस्ड सवाल आया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमें क्या करना था, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना था। तो अगर मैंने थरो रीडिंग नहीं मारी, मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क नहीं करी, मैं कैसे करूंगी इस सवाल को बेटा, राइट। डायरेक्ट लाइंस भी सेम थी, बदली नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी थी, पहली स्टेटमेंट थी ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम एमओ, राइट। तो यहां पर सेम लिखा है भाई, मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म्स एमओ विच आर आयनिक इन नेचर, करेक्ट थी ये लाइन, ठीक है। दूसरा ग्रुप नंबर जो है हमारा कोइंसाइड करता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज के ऑक्साइड तक, सेकंड भी हमारी सही थी, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन भी नहीं बदलते बेटा। अब थर्ड देखो, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O5 टू V2O4 टू V2O5, ओके, V2O3 टू V2O4 टू V2O5, डायरेक्ट लिखा है भाई कि ये लाइन तो गलत है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख के दिया है क्या, कि भाई V2O3 जो है हमारी बेसिक होती है, V2O4 लेस बेसिक होती है, ये एसिडिक होती है, तो लेफ्ट राइट एसिडिक कैरेक्टर भरता है, इन्होंने बेसिक कैरेक्टर बढ़ा रखा है ना। तो यहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ था
फाइन, तो डायरेक्ट सवाल आता है बेटा। एट द सेम टाइम हमारी स्टेटमेंट डी भी इनकरेक्ट है, डायरेक्टली यहां पर लिखा हुआ है कि भाई ये वाला आनायन नहीं बनाता है, V2O4 जो यहां पर लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट नंबर ई है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की कि भाई CRO बेसिक होता है और Cr2O3 जो है वो एम्फोटेरिक होता है। तो देखिए डायरेक्ट लाइंस आता है, तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हो एनसीईआरटी रीडिंग की पावर कि भाई डायरेक्ट लाइंस पर बेस्ड आ रहे हैं सवाल। तो इसीलिए बोल रही हूं ब्लॉक केमिस्ट्री में हाइलाइट्स करने शुरू करो। ऐसे हाइलाइट्स तुमको केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। चलिए इसी के साथ साथ बेटा जितने भी आपके इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, वो भी डायरेक्ट उठ के सवाल आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लीड 2023 का मैंने एक ये सवाल उठाया है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में है आपके डीएनएफ ब्लॉक में। डीएनएफ ब्लॉक में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई कॉपर 2+ आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। बेटा कॉपर +1 स्टेबल नहीं होता, कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल होता है ना एक्वस में। वाई? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो भाई ये सवाल डायरेक्ट उठ के आया है लास्ट ईयर कि भाई हाइड्रेशन एनर्जी इज द रीजन। ओके, तो आप खुद देख सकते हैं क्या कि भाई जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आपको ऐसे अप्रोच करना है, सवाल वहीं से ही आ रहे हैं। ओके राइट, तो आई रियली होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो बेटा, और आपको अच्छे से समझ आया हो कि भाई हमको एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है बच्चों, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि भाई व्हाट इज द एग्जैक्ट वे टू अप्रोच एनसीईआरटी, राइट। इसी के साथ साथ बेटा हमारे अनअकैडमी पे पॉपुलर डिमांड पे जो हमारा एक बहुत बड़ी ऑफर चल रहा था, 50% ऑफ ऑन ऑल नीट यूजी सब्सक्रिप्शंस, बेटा जी वो हमारा एक्सटेंड हो गया है टिल 18th ऑफ जनवरी। इसी के साथ साथ बेटा अगर आप अभी बैच खरीदते हैं तो आपको 12 मंथ एक्सटेंशन भी फ्री मिल रहा है ऑन ऑल द बैचेस, राइट। तो फटाफट से जो है इन ऑफर्स का आप लोग फायदा उठाइए, ठीक है, राइट। चलिए बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ रियली 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 गुड डे, बाय बाय।